हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमने आपका यूपी टेट के लिए यहाँ पर फ्री बैच लॉन्च कर रखा है। और यूपी टेट में जितने भी हमारे सब्जेक्ट पूछे जाने हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आप आने वाले यूपी टेट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए और दोस्तों आप अपनी सीट पक्की कर पाए। तो दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे हिंदी। और हिंदी में भी हम दोस्तों स्वर कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमारी वर्णमाला की पहली वीडियो थी। और इस वीडियो में हम जो है आपका व्यंजन वाला टॉपिक कवर करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आपने पहले कहीं पर भी हिंदी पढ़ी है तो आप यहाँ पर सबसे शानदार हिंदी पढ़ेंगे। और आप अगर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हिंदी पूछी जानी है, तो आप यहाँ से निश्चिंत होकर पढ़िए, आपके क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसी उत्साह के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शुरू करते हैं हमारा वर्णमाला का जो व्यंजन वाला टॉपिक है उसको। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हमने स्वर पढ़े थे, मैं आपको बता दूं स्वर कितने होते हैं। हमारे स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। और व्यंजन कितने हमारे होते हैं? वो होते हैं हमारे 33। स्वर की जो हमारी कंप्लीट वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जाकर वहां पर आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से बहुत डिटेल में स्वर को पढ़ाया है। मुझे नहीं लगता कि आपका क्वेश्चन कोई भी बाहर जाएगा इस वीडियो से। चलिए अब पढ़ते हैं हम व्यंजन को। सबसे पहले तो व्यंजन की परिभाषा ही आपके माइंड में आ रही होगी। परिभाषा क्या होती है, व्यंजन कहते किसे हैं? तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है व्यंजन। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अर्थात मतलब क्या है, जिनका उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। मैं आपको बता दिया हूं कि व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। आपको याद रखना है, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। और स्वरों की संख्या मैंने आपको बताई है कितनी है? 11 है। अब यहाँ पर ये मैंने जो आपको टेबल बना रखी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसको भी नोट कीजिएगा। और मैं आपको इसको समझा देता हूं कि यहाँ से किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, हमारा है का वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। हमारे का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? का, खा, गा और आपका या, सॉरी दोस्तों, अंगा। और हमारा जो यहाँ पर चा वर्ग है, चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, ज, या। और इसी प्रकार से हमारा टा वर्ग है, टा वर्ग में भी हमारे ट, ठ, ड, ढ और अन आते हैं। इसी प्रकार से ता वर्ग में त, थ, द और न आते हैं। और प वर्ग में हमारे प, फ, ब, भ और मैं आते हैं। ये मैं आपको बता दिया हूं कि ये टेबल है क्या। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है स्पर्शी व्यंजन होते हैं हमारे 25, जो कि हमारे ये पांचों वर्ग है। इनमें हमारे जितने भी व्यंजन हैं वे हमारे 25। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से यही निकलता है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, वह हमारी 25 होती है। और इन सभी वर्गों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन हम इनको कहते हैं। क्लियर हो गया? और दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो पूछा जाता है हमारा नासिक वर्ग से। क्या पूछा जाता है? नासिक वर्ग से। और जो हमारे प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या प्रत्येक वर्ग का जो हमारा 5वां वर्ण होता है उसको हम क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं या हमारा नासिक्य वर्ग कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है नासिक्य। नासिक्य का मतलब होता है जिनका उच्चारण नाक के द्वारा किया जाता है या जिनको बोलने में नाक से ध्वनि निकलती है। आप यहाँ पर इनका उच्चारण करके देखिए, जैसे मैंने बोला अंगा, इया, अना, ना, मा, तो कहीं ना कहीं हमारे जो है नाक से यहाँ पर ध्वनि ज्यादा निकल रही है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है नासिक्य वर्ग या इन्हीं को हम कहते हैं पंचमाक्षर। ठीक। और जो हमारे ये ड और ढ है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उच्छिप्त व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है जो हमारे उच्छिप्त व्यंजन होते हैं वो ड और ढ होते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है, जो हमारे उच्छिप्त है इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। क्या क्या याद रखना है? शब्द शुरू नहीं होता, इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारे ड और ढ है ये किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आ सकते। मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। और उच्चिप्त व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं? ड और ढ है, जिनकी संख्या 2 है और इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता। और पंचमाक्षर जो हमारा क्या कहलाता है? पंचमाक्षर जो होता है हमारा वो होता है प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। ठीक, आपको ये बात याद रखनी है। उम्मीद करता हूं आपको एक क्लियर हो गया होगा। और अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमारा अंतस्थ व्यंजन से मिला। क्या है? अंतस्थ व्यंजन से संबंधित है।
तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो आपको याद रखना है जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है वो कौन कौन से हैं। वो हमारे एक या है, वो एक र है, वो एक ल है, वो एक व है। तो हमारे जो अंतस्थ व्यंजन है उनकी संख्या कितनी हो गई, वो हो गई 4। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, वो होते हैं 4, आपको याद रखना है। अब जो हमारे ये तो हो गए अंतस्थ व्यंजन। अब ये जो हमारे य, र, ल और व है, इनकी भी अलग अलग क्वालिटी है, यानी कि ये भी कुछ अलग अलग अपना अस्तित्व रखते हैं, जिनके बारे में यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है या और व। या और वह क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं अर्धस्वर। क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा अर्धस्वर है, तो जहां पर भी या और वाह होगा वो आपको ऑप्शन टिक कर लेना होगा। ठीक, इसी प्रकार से जो हमारा र है, र को क्या कहते हैं हम, र को बोलते हैं प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। क्या कहते हैं, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन हम रा को कहते हैं। क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रकंपित व्यंजन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। और अगर लुंठित भी पूछा जाए तब भी हमारा होगा रा ही आंसर। ठीक, अब बात करते हैं ल की। ल क्या है, ल जो है ये हमारा है पार्श्विक व्यंजन। क्या है ये हमारा, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक का मतलब होता है जो हमारे जीभ के पार्श्व वाले भाग से बोला जाए, यानी कि जो हमारे जीभ की साइड होती है ना उससे बोली जाए। आप इसको बोल के देखिए, जैसे मैंने बोला ला मैंने बोला, तो हमारी जो जीभ है उसके जो साइड वाले हिस्से हैं वो काम करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है, तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा बोला मैंने, वो बोला मैंने ला। तो आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं, चलिए आगे। आगे है हमारा उष्मीय या संघर्षी व्यंजन। क्या है, उष्मीय या संघर्षी व्यंजन। क्या होते हैं उष्मीय संघर्षी व्यंजन, जिनका उच्चारण करने में मुख से गर्म हवा या गर्म उष्मा निकलती है, उनको हम क्या कहते हैं, उष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है, उष्मीय या संघर्षी। जिनका उच्चारण करने में मुख से हमारे गर्म हवा निकलती है या जिनको बोलने में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, उनको हम क्या बोलते हैं, संघर्षी या उष्मीय व्यंजन बोलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं हमारे, वे होते हैं हमारे श, स, श और है। आपको इस प्रकार से याद रखना है कि जो हमारे तीनों स है वे हमारे उष्मीय संघर्षी है और एक हमारा है, ये क्या है हमारे, ये हमारे उष्मीय व्यंजन की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा संघर्षी या उष्मीय व्यंजन है, तो आपको इन चारों में से जो भी होगा वो आपको टिक कर लेना है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो हमारे उष्मीय या संघर्षी व्यंजन होते हैं ये होते हैं हमारे 4। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उष्मीय या संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगी हमारी 4। आपको हमेशा याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन से क्या तात्पर्य है समझिए, जिनमें 2 व्यंजनों का योग होता है उनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मैंने आपको बताया कि संयुक्त होता है जब 2 व्यंजनों को मिलाया जाता है, यानी कि जिनमें हमारे 2 व्यंजन होते हैं उनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। और ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं श्रय, अक्षय, त्रय और अज्ञय। कौन कौन से होते हैं, श्रय, अक्षय, त्रय और अज्ञय। संख्या कितनी होती है इनकी संख्या आपको याद रखना है। जो हमारे ये संयुक्त व्यंजन है इनकी संख्या होती है दोस्तों हमारी 4। क्या कितनी होती है, 4 होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर मैंने इनको संयुक्त व्यंजन बोला है। संयुक्त क्यों बोला है, क्योंकि इनकी परिभाषा में यही आता है कि जिनमें 2 व्यंजन होते हैं उनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब जैसे मैंने बोला श्रय किस प्रकार से टूटेगा, सा धन र, और सा में यहाँ पर क्या लगा है, ये हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हलंत का मतलब होता है आधा। क्या होता है, आधा। इसका मतलब ये है जहां पर भी आपका ये जो है हलंत लग जाएगा, जहां पर भी आपका ये हलंत लग जाएगा, ये उस वर्ण का या उस शब्द का जो है उच्चारण आधा कर देगा। ठीक, जैसे मैंने बोला अक्षय, अक्षय किस प्रकार से टूटता है, का धन सा से टूटता है। इसी प्रकार से त्रय किस प्रकार से टूटेगा, ता धन रा से टूटेगा। ठीक, और अगर बात करें अज्ञ की, अज्ञ किस प्रकार से टूटता है, जा धन इया से टूटता है। आपको ध्यान रखना है किससे टूटता है, जा धन इया से टूटता है। आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि
जो आपका त्र है, त्र को किस प्रकार से विच्छेद किया जाएगा या अक्षय को किस प्रकार से तोड़ा जाएगा। तो आप जिस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसी प्रकार से प्रिपेयर होके जाइएगा। आपके माइंड में एक ही बात रहनी चाहिए कि जो भी क्वेश्चन मेरे सामने आएगा मैं उसको करके रहूंगा। ठीक, उम्मीद करता हूं आप सभी को संयुक्त व्यंजन भी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे जो हमारा व्यंजनों का जो है ये हमारा वर्गीकरण, ठीक, किस प्रकार से देखिए। प्राणवायु के आधार पर व्यंजन, आपसे पूछा जा सकता है कि प्राणवायु के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं। वो होते हैं हमारे दो। कौन कौन से होते हैं? अल्पप्राण और महाप्राण। क्या होता है? अल्पप्राण और महाप्राण। अब मैं आपको इनको डिटेल में समझाता हूं और आपको अभी भी इसको याद कराता हूं। जैसे इसका नाम है अल्प प्राण। अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है वायु। अर्थात परिभाषा क्या हो गई? जिनको बोलने में कम वायु लगे, क्योंकि नाम ही इनका क्या है? अल्प प्राण है। मैंने आपको बताया अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है वायु। जिनका उच्चारण करने में या जिनको बोलने में हमारी कम वायु लगे उनको हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। और जो हमारे महाप्राण है, महा का मतलब होता है ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा होता है। और प्राण का मतलब मैंने आपको बताया अभी वायु। क्या होता है? वायु होता है। तो हमारी परिभाषा क्या बन गई? जिनका उच्चारण करने में या जिनको बोलने में अधिक वायु लगे, क्योंकि महा का मतलब मैंने बताया आपको ज्यादा या अधिक, और आपका जो प्राण है, प्राण का मतलब होता है वायु। तो परिभाषा क्या बनी हमारी? जिनको बोलने में अधिक वायु लगे या जिनको बोलने में अधिक समय लगे उनको हम क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। अब बात करते हैं अल्पप्राण में। अल्पप्राण में हमारे कौन कौन से आते हैं? अल्पप्राण में हमारे एक तो स्वर आते हैं। स्वर मैंने आपको बताया था 11 है। कौन कौन से हैं आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो हमारा पहला वर्ग है वो आता है पहला, तीसरा और पांचवा। ये जो हमारे तीनों वर्ग हैं ये हमारे किस में आते हैं? अल्पप्राण में आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन, जो हमारे चारों अंतस्थ व्यंजन है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया है जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है वो कौन कौन से है? या, र, ल और व। ये हमारे क्या है? ये हमारे चारों अंतस्थ व्यंजन जो कि हमारे अल्पप्राण की श्रेणी में आते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है वो अल्पप्राण में आएंगे या महाप्राण में, तो आपको आंसर देना है अल्पप्राण में। ठीक, अब बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण मैंने आपको बताया है जिनको बोलने में अधिक वायु लगे। तो महाप्राण में हमारे कौन कौन से वर्ग आएंगे? एक तो हमारा दूसरा और एक हमारा चौथा। ठीक, और जो हमारे उष्मीय व्यंजन है, उष्मीय व्यंजन मैंने अभी आपको बताया तीनों, तो सा और हा, वे हमारे क्या होते हैं? उष्मीय व्यंजन होते हैं जो हमारे महाप्राण की श्रेणी में आएंगे। आपको हमेशा याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला जो हमारा टाइप है वो स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन, यानी कि जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं वो किस प्रकार से जो है आपका व्यंजन को जस्टिफाई करती है। तो मैं आपको बता देता हूं, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर जो हमारे व्यंजन होते हैं वो होते हैं हमारे दो। कौन कौन से होते हैं? अघोष होते हैं और सघोष होते हैं। यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सघोष और अघोष को मैं क्लियर कर देता हूं। बात करते हैं अघोष की। क्या किसकी बात करते हैं? अघोष की। अ का मतलब होता है ना और घोष का मतलब मैं आपको बता देता हूं, ये हमारी स्वर तंत्रियां। ठीक, तो परिभाषा क्या बनी हमारी? जिनको बोलने में स्वर तंत्रियां कंपन न करे, क्योंकि नाम में ही लग गया है अघोष और अ का मतलब होता है ना। तो यानी कि क्या हो गया? जिन्हें बोलने में स्वर तंत्रियां कंपन न करे उनको हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। और अघोष की श्रेणी में हमारे कौन कौन से आएंगे? एक तो हमारा पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और जो हमारा श, श और श है, ये तीन से हमारे जो है ये आएंगे अघोष में। तो क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अघोष व्यंजन है? क्या है? अघोष व्यंजन है। अगर आपको श हुआ तो आपको श टिक कर लेना है, या अक्षय हुआ ये टिक कर लेना है, या आपका छोटा स वाला ये जो है ये टिक कर लेना है। और अगर आपका पहले वर्ग का कोई भी वर्ण आए या दूसरे वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो वो भी हमारा किस में जाएगा? वो भी हमारा अघोष में जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है। अब बात करते हैं सघोष की। सघोष क्या होता है? जिनको बोलने में स्वर तंत्रियां कंपन करे या जिनको बोलने में स्वर तंत्रियां कांप के काम करे। कंपन का मतलब होता है बोलना। ठीक, जिनको बोलने में स्वर तंत्रियां कंपन करे उनको हम क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। ठीक, और सघोष में हमारे कौन कौन से आएंगे? एक तो हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा और जितने भी हमारे सभी स्वर हैं वो हमारे किस में आएंगे? सघोष में आएंगे। और जो हमारा है, य, र, ल और वह है, ये
ये सभी हमारे जो वर्ण हैं ये किस में जाएंगे, ये हमारे सघोष में जाएंगे। तो यहाँ से भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि है सघोष है या अघोष है। तो क्या है, सघोष है। इसी प्रकार से र, ल और आपका वह, ये भी क्या है हमारा, ये हमारा सघोष है। उम्मीद करता हूं आप सभी को अघोष और सघोष भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये आपको हमेशा याद रखने हैं, यही बार बार पूछे जाते हैं उच्चारण स्थान से। उच्चारण स्थान का मतलब क्या है, अब यहाँ पर समझिए। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया का वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक, का वर्ग में मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से वर्ण आते हैं, और चा में भी, टा में भी, त में भी और पा में भी। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि का जो है किस प्रकार का वर्ण है। ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि का किस प्रकार का व्यंजन है, क्या कंठ है, क्या तालव्य है, क्या मूर्धन्य है, क्या दंत है या ओष्ठ है। तो आपको देखना है यहाँ पर जो हमारा का है, का किस वर्ग में आ रहा है, कंठ वाले में। यानी कि जो हमारा का वर्ग है वो हमारा क्या होता है, कंठ होता है। कंठ, कंठ का मतलब होता है गला। जो हमारे गले से बोला जाए उसको हम बोलते हैं कंठ है। तो आप इसका उच्चारण करके देखिए, जैसे मतलब का, खा, ग, घ और अंग है, ये हमारे जो है कंठ है, व्यंजन है। इसी प्रकार से तालव्य, जो हमारे तालव्य से बोले जाते हैं, तालव्य में कौन कौन से आएंगे, हमारा चा वर्ग आएगा। और जो हमारे मूर्धन्य है, जो हमारे मूर्धन्य से बोले जाएंगे वो हमारा कौन सा है, टा वर्ग है। क्या है, टा वर्ग है। टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, टा, ठ, ड, ढ और अण है। ठीक, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो हमारा ठा है, ठ क्या है, क्या आपका मूर्धन्य है, क्या तालव्य है, क्या कंठ है या दंत्य है। तो आपका आंसर क्या होगा, मूर्धन्य है, क्योंकि हमारा जो ठा है वो मूर्धन्य वाले वर्ग में आता है। ठीक, इसी प्रकार से जो हमारा अगला कॉलम है तावर्ग, तावर्ग को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दंत्य। क्या बोलते हैं, दंत्य। दंत्य का मतलब है जिनको बोलने में हमारे दांत कार्य करें। जैसे आप मैंने बोला ता, थ, द, ध और न, तो कहीं ना कहीं जो है हमारे दांत इनमें ज्यादा काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनको किस श्रेणी में रखा जाता है, दंत्य की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं ओष्ठ्य। ओष्ठ्य का मतलब क्या होता है, ओष्ठ्य का मतलब होता है होठ। जिनको बोलने में हमारे होठ काम करे उनको हम बोलते हैं ओष्ठ्य। और ओष्ठ्य में आता है हमारा पा वर्ग। क्या आता है, पा वर्ग आता है। ठीक, पा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, जैसे मैंने बोला प, फ, ब, भ और मैं। ठीक, ये क्या आते हैं हमारे, ये आते हैं हमारे ओष्ठ्य व्यंजन में, क्योंकि इनका उच्चारण करने में ही जो है हमारे होठ कार्य करते हैं। जैसे मैंने बोला प, फ, ब, तो कहीं ना कहीं जो है हमारे होठ काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनको रखा जाता है ओष्ठ्य की श्रेणी में। ठीक, जैसे मैंने एक बार और देखी इनको, जैसे मैंने बोला कंठ, कंठ में क्या आता है, का वर्ग आता है। तालव्य में च वर्ग आता है। मूर्धन्य में टा वर्ग आता है। दंत्य में ता वर्ग आता है, जिनको दांत से बोला जाता है। और ओष्ठ्य में होठों से जिनको बोला जाता है वो हमारा होता है पा वर्ग। ठीक, ये तो हो गए हमारे सीधे सीधे सवाल। अब यहाँ से कुछ और सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है जो हमारा अ है, अ किस वर्ग में आता है, तो अ आता है हमारा कंठ वर्ग में। इसी प्रकार से आ और है, ये हमारे तीनों जो है ये हमारे कंठ वर्ग में आते हैं, आपको हमेशा याद रखना है। और जो हमारा विसर्ग है, ये हमारा विसर्ग भी जो है किस में आता है, कंठ वर्ग में आता है। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से पूछा जाता है कि हा क्या है जो है हमारा वो है कंठ है। क्या है, कंठ व्यंजन है, आपको हमेशा याद रखना है। इसी प्रकार से यहाँ से जो हमारा तालव्य है, तालव्य से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, य और श, ये हमारे किस में जाएंगे, ये हमारे जाएंगे आपके तालव्य व्यंजन में। ठीक, इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है मूर्धन्य का। मूर्धन्य में कौन कौन से जाएंगे, री, र और स। आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि हमारा जो र है, र किस प्रकार का व्यंजन है, कंठ है, तालु है, मूर्धन्य है या दंत्य है। तो क्या है, ये मूर्धन्य है, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक, अब बात करते हैं दंत्य की। दंत्य में कौन कौन से आएंगे, ल और श। बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ल और श। आपसे पूछा जाता है कि ल किस प्रकार का व्यंजन है, तो क्या है, दंत है। और स भी हमारा क्या है, दंत है। ठीक, इसी प्रकार से हम आते हैं ओष्ठ्य पर। ओष्ठ्य में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है आपका ऊ और बड़ा ऊ। आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा जो ऊ है वो किस व्यंजन में आता है, तो किस में आता है, ओष्ठ्य में आता है, हमेशा आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जो उच्चारण स्थान है वो भी क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों अब यहाँ से कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये आपका ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन सीधा सीधा कि ए जो है, ए किस प्रकार का वर्ण है, कंठ तालव्य है, कंठोष्ठ है या दंतोष्ठ है। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा ए
और ऐ है, ये हमारे किस में जाते हैं, कंठ तालव्य वर्ण में जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपको हमेशा याद रखना है। ए और आई क्या होते हैं, ये होते हैं कंठ तालव्य होते हैं, ठीक। और जो हमारा ओ और औ है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे कंठोष्ठ वर्ण। क्या होते हैं, कंठोष्ठ वर्ण होते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा व को लेकर। व क्या है, व जो है हमारे है दंतोष्ठ वर्ण है। क्या है, दंतोष्ठ वर्ण, जो हमारे दांत से बोला जाता है। इसको आप उच्चारण करके देखिए, वह जो हमारे किससे बोला जा रहा है, दांत से बोला जा रहा है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया कि कंठ तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं, ए और ऐ है। और कंठोष्ठ वर्ण कौन कौन से है, ओ और औ है। और दंतोष्ठ वर्ण क्या है, वो हमारा है वह है, जो कि मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक। उम्मीद करता हूं आप सभी को जो है ये व्यंजन वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव देना है तो आप हमें नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी प्रकार से क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल जो है टेलीग्राम चैनल में आप नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी जरूर जाके जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।